21 जुलाई 2024 सुबह लगभग 8:30 बजे थे कि एक महिला एक आईएएस ऑफिसर के घर के बाहर खड़ी थी और अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी गार्ड बोलता है कि मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, साहब ने मना किया हुआ है। वो महिला बोलती है मुझे उनसे भी कुछ बात करनी है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गार्ड बोलता है कि मैडम मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता क्योंकि मुझे साहब का ऑर्डर है। आप मुझे मजबूर मत कीजिए, प्लीज़ आप गेट से हट जाइए। महिला काफ़ी निराश हो जाती है और बाहर लॉन में जाकर बैठ जाती है। कुछ समय के बाद गार्ड जब देखता है तो वो महिला ज़मीन पर पड़ी तड़प रही होती है और उसकी हालत देखकर लगता है कि उसने कुछ जहरीली चीज़ खाई है। गार्ड घबरा जाता है और तुरंत ही 108 नंबर एम्बुलेंस को फ़ोन करके महिला की जानकारी देता है। महिला को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसको एडमिट कर लिया जाता है और इलाज किया जाता है, लेकिन डॉक्टर की काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद भी वो महिला को नहीं बचा पाते। महिला की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात बाहर आती है तो आग के रंग फैल जाती है क्योंकि जो मरने वाली महिला थी वो कोई और नहीं थी। वो महिला जिस आईएएस ऑफिसर के घर के बाहर खड़ी थी ये उसी की धर्मपत्नी थी। जब ये बात सोशल मीडिया, अखबार सब में फैल जाती है कि एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी उसके घर के बाहर ही तड़प तड़प कर मर गई, तो सब लोग ये जानने में लग जाते हैं कि आखिर उस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। क्या हुआ था उस महिला के साथ ऐसा कि उसको तड़पकर अपने ही घर के बाहर अपनी जान देनी पड़े? क्या था उसका कसूर कि उसके ही पति ने उसको घर के अंदर जाने से मना कर दिया था? आगे जानते हैं इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुड़ की एक और नई अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके सामने जुर्म की सच्ची घटनाओं को लेकर आती रहूँ। आज की सच्ची घटना है गुजरात गांधीनगर सेक्टर 45 की, जहाँ पर एक महिला रहती थी जिसका नाम था सूरीजे। 45 वर्षीय महिला थी और ये तमिलनाडु के मदुरै में रहने वाली थी। लेकिन 20 साल पहले लगभग इसकी एक व्यक्ति से शादी हुई। वो व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तभी 2005 में वो व्यक्ति यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है और आईएएस ऑफिसर बन जाता है। उनकी एक लड़की और एक लड़का भी पैदा होते हैं इस बीच में, और ये एक संपन्न परिवार हो जाता है, यानी पति पत्नी 2 बच्चे आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसी बीच अधिकारी का प्रमोशन हो जाता है और वो गुजरात का सेक्रेटरी बन जाते हैं। जगह जगह पर उनको ट्रांसफ़र होता था। वो अपनी पत्नी अपने बच्चों को अपने साथ ही रखते थे। लेकिन लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर 2023 से पहले ही उन पति पत्नी में कुछ आपसी विवाद होने लगते हैं और विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि वो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है आईएएस ऑफिसर, वो तो अपने कामकाज के लिए बाहर निकल जाया करता था, लेकिन जो महिला होती थी वो घर में अकेली रहती थी। उसको एक ऐसे साथी की तलाश थी जो कि उसके सुख दुख में साथ दे सके, जिससे वो अपना दुख रो सके, वो उसकी बात सुन सके, उसके सीने पर सर रखकर वो अपने आंसू बहा सके। तभी इसी बीच उसकी दोस्ती तमिलनाडु में रहने वाले ही एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम होता है राजा। राजा से उसकी काफ़ी दोस्ती हो जाती है, उससे हर बात शेयर करती है और ये दोस्ती हल्के हल्के प्यार में बदल जाती है। एक दिन राजा बोलता है कि कब तक तुम वहाँ पर रहोगी जहाँ तुम रहना नहीं चाहती हो, तो ऐसा करो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। सूर्य राजा की बातों में आ जाती है, जबकि वो राजा को अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी। उसके बारे में जितना उसने बताया हुआ था बस उतना ही उसको मालूम था। लेकिन ये राजा की बातों में आकर अपना घर अपने बच्चे छोड़कर उस व्यक्ति के पास चली जाती है। राजा उससे बोलता है कि हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तभी इस महिला के नाम कुछ ज़मीन होती है। वो एसएस कॉलोनी में रहने वाली लक्ष्मी के हाथ अपनी ज़मीन बेच देती है और जो पैसा मिलता है वो बिज़नेस में लगा देती है। बिज़नेस में लॉस हो जाता है। 9 महीने तक ये उस व्यक्ति के साथ रहती है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि जिसके साथ वो रह रही है वो कोई आम व्यक्ति नहीं, ये एक गैंगस्टर है जिसका पूरा नाम है राजा। हाई कोर्ट ऑफ महाराजा के नाम से भी ये जाना जाता है और इसकी तलाश पुलिस को है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज हैं। इसी बीच में पुलिस के हाथों ये राजा उर्फ हाई कोर्ट ऑफ महाराजा लग जाता है, जिसको पुलिस पकड़ लेती है। अब ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। फिर वो सोचती है कि बेंगलोर जाकर क्यों ना एक ऐसा कोर्स किया जाए जिसके बाद उसकी अच्छी जॉब लग सके। जो पैसे उसके लिए बचे होते हैं ये कोर्स करने के लिए बेंगलोर चली जाती है, लेकिन वहीं पर उसको पैसों की कुछ कमी पड़ जाती है और ये लक्ष्मी से संपर्क करती है। लेकिन लक्ष्मी उससे बोल देती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है, मेरे पास अब कुछ पैसा नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं दूंगी।
अचानक से ही 11 जुलाई 2024 को लक्ष्मी का एक 14 साल का बेटा होता है जो कि किडनैप हो जाता है। लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी पुलिस के पास जाती है और बोलती है कि मेरा बेटा लापता हो चुका है। जब पुलिस उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है, तब पता चलता है कि लक्ष्मी के बेटे को किडनैप करने में राजा उर्फ हाईकोर्ट ऑफ महाराजा और उसके एक और साथी का नाम है कि यही हैं जिन्होंने इसके बेटे को किडनैप किया, और उसी के साथ ही इस महिला का नाम भी उसमें आता है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है जब बच्चे को किडनैप किया गया था तो उससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। अब ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको एक तो धोखा मिला था राजा की तरफ से कि वो गैंगस्टर निकला, अब उसका केस में भी नाम आ गया था कि किडनैपिंग में ये भी शामिल है। तब 21 जुलाई 2021 को वो निराश होकर हताश होकर अपने पति के पास वापस लौट जाती है। उससे अपने मन की बात कहना चाहती है, लेकिन जब वो अपना घर छोड़कर चली गई थी तब पति ने भी उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की कि ये किस व्यक्ति के साथ गई है, वो कैसा है। व्यक्ति ने यही सोच लिया कि ये जब हमें छोड़कर चली गई है तो हम भी इसकी परवाह क्यों करें, और वो तलाक देने की यानी डिवोर्स की भी प्लानिंग कर रहे थे। और उन्होंने भी ये सोचा था कि जब वो अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। वो भी एक अपनी नई ज़िंदगी बसर करने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच महिला जब घर वापस लौटती है, क्योंकि IAS ऑफिसर ने अपने गार्ड से कहा हुआ था कि तुम्हारी मालकिन जा चुकी हैं, अब अगर वो यहाँ पर वापस आने की कोशिश करें तो तुम्हें उनको घर के अंदर नहीं आने देना है, तुम्हें ये सख्त ऑर्डर है। इस वजह से गार्ड IAS ऑफिसर की पत्नी को घर के अंदर नहीं आने देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। यानी जिसकी वजह से उसने अपना घर छोड़ा था, अब वो भी उसके पास नहीं था। जिसके साथ वो रहती थी, जो उसका पति था, अब उसने भी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचता है कि वो आके करे तो क्या करे। ऊपर से वो बुरी तरह से घिर जाती है, इसलिए जहरीला पदार्थ खाकर मर जाती है। जब गांधीनगर के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो 22 जुलाई को उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, यानी डॉक्टर IAS ऑफिसर की पत्नी को नहीं बचा पाए। अब ये बात हेडलाइंस बन जाती है अखबारों की, सोशल मीडिया पर फैल जाती है कि एक IAS ऑफिसर की पत्नी एक गैंगस्टर के साथ भागी और आखिरकार उसको अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ पत्रकार IAS ऑफिसर से भी संपर्क करते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से इनकार कर देते हैं। महिला के शव को जो महिला के परिवार वाले होते हैं वो कब्जे में ले लेते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते, हमारी जो बेटी थी वो चली गई है, वो वापस नहीं लौट सकती, हम आगे कुछ भी इसमें कार्रवाई नहीं कराना चाहेंगे, हम इसको यहीं पर मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये मामला यहीं नहीं थमा, इसके आगे भी कुछ और बाकी था, क्योंकि जब उस महिला की छानबीन की गई तो उसके पास से एक लेटर बरामद होता है। ये लेटर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नाम लिखा होता है, जिसमें लिखा था कि मैं एक गैंगस्टर की जाल में इतना बुरी तरह से फंस चुकी हूँ कि मैं निकल नहीं पा रही। राजा उर्फ हाईकोर्ट ऑफ महाराजा, ये उस व्यक्ति का नाम है जिसने मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया, जिसकी वजह से मैंने अपना घर, अपने बच्चे छोड़े और आखिरकार वो मेरा नहीं हो सका। इसके अलावा उसी की वजह से अपराधी मामले मेरे पीछे लग गए हैं, जिसमें एक लक्ष्मी से लेन देन का मामला है कि उससे ज़्यादा रकम ली गई है जो कि वापस नहीं की गई। दूसरे लक्ष्मी के लड़के के अपहरण का मामला है जिसमें कि मेरा नाम लिया गया है। और अंत में उसने ये भी लिखा कि IAS ऑफिसर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेरी गलती थी कि मैंने अपना घर, अपना बच्चे छोड़े, मैंने उन पर भरोसा नहीं कर एक अजनबी पर भरोसा किया, जिसकी मुझे ये सज़ा मिली है। उसकी एक गलती यही रही कि आपसी मनमुटाव को उसने सुलझाने की कोशिश नहीं करके एक अजनबी पर भरोसा किया, और उसकी सज़ा उसको ये मिली कि अपने पति, अपने बच्चों से उसको हाथ धोना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी से भी उसको हाथ धोना पड़ा, और जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो भी सारी बिक गई। ये एक संदेश था, ये सिर्फ उसके लिए नहीं, हर महिला के लिए संदेश था जो कि अपने पतियों से तंग आकर दूसरों के साथ भाग जाती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि सामने जो हमें बुला रहा है उसके मन में क्या है, वो हमारा कहीं दुरुपयोग तो नहीं करने वाला है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना को लेकर। जब तक कि आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।